हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और कुछ अपडेट्स हैं 68 बीपीएससी को लेकर। पहले मैं उसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी अफवाह में आप लोग ना रहे, ठीक है। 68 बीपीएससी आपका वो कौन सा 68 बीपीएससी जो प्रीलिम्स है वो आपका 12 फरवरी को ही होगा, ठीक है। और बहुत सारे भ्रामक चैनल और कुछ सोशल मीडिया और कुछ अफवाह है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें और अपनी तैयारी को आप लोग बरकरार रखें, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लें, ठीक है। 12 फरवरी को टारगेट करके एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते चले, जो डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है। और जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो कल हम लोग तीनों लॉ ऑफ मोशन और जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, जो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है और जो अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को बीपीएससी अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। और मे भी आने वाले समय में 68 से आपको देखने को मिल सकता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो कल ट्रेडिशनल जो चल रहा है, जो लोग पढ़ाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर लिए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी अभी तक किसी भी एग्जाम में उस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बीपीएससी या बिहार से या किसी भी जनरल कंपटीशन से के एग्जाम में, ठीक है। जनरल कंपटीशन का मतलब लोग बहुत ही वो समझ लेते हैं। जनरल कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी पार्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स में जनरल कंपटीशन में आता है। जनरल कंपटीशन में आपका यूपीएससी भी आता है फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जनरल कंपटीशन को आप लोग हल्के में ना लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे कल मैं एक चीज आप लोगों को बताया था, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मोमेंटम तो मैं कल बता दिया था, लेकिन मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम को ही मैं कल बताया था कि मोमेंटम आपका होता है पी, स्मॉल पी से डिनोट करता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी होता है। जो मास होगा अगर उसको हम किसी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा, आपका मोमेंटम होता है। क्या होता है, वो संवेग होता है। और ये क्या है, आवेग है, इंपल्स आपका क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो 4 फोर्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो इंपल्स आपका होता है एवरेज फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको इंपल्स कहते हैं। तो इसका जो सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि कोई भी फोर्स है उसका एवरेज ले रहे हैं, और उस एवरेज फोर्स का हम लोग टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो क्या आपका आता है, इंपल्स आता है। यानी आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है इंपल्स, क्या आपका एवरेज फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। क्या है, एवरेज फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, ये फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, इंपल्स ये है आपका, ठीक है। और ये टाइम आपका चेंज हो सकता है, T1 T2 T3, आपका फोर्स F1 F2 F3 n तक जा सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि इंपल्स आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन है। क्यों डायरेक्शन है, क्योंकि इसके साथ फोर्स है। और फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के पास क्या है, डायरेक्शन होता है, इसलिए इंपल्स भी क्या होगा आपका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है तो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है आपका। इंपल्स जब वो वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक इसका क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। कभी भी इंपल्स कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बारी आती है कि जो इंपल्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका मोमेंटम पे। वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैं क्या बताता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या होता है, आपका फोर्स को डिराइव करता है। तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछे कि इंपल्स किस पे आधारित है, तो संवेग पे आधारित है, मोमेंटम पे आधारित है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये ग्राफ है आपका। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसको मैं
ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, तो क्या करेगा, सर्टेन हाइट गेन करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अपने पास पे ये आ जाएगा, मतलब गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आपका इम्पल्स का। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स और जो एप्लीकेशंस आप लोग बुक से देख लेंगे, लेकिन इम्पल्स का जो एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट बैट है, उससे बॉल को हम लोग हिट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो एक इम्पल्स का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके बुक में होंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई एग्जांपल नहीं क्लियर हो रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। एप्लीकेशन जो पार्ट्स आपको क्लियर नहीं हो रहा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन और सॉल्यूशन के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में उसको प्रोसीड कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्स, जो 4 तरीके के फोर्स है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे समझिएगा। ये सारे नॉन विजिबल फोर्स हैं, ठीक है, जो आपको पता नहीं चल पाता है, आप इसको फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विजिबल तो एक तरीके से नहीं, मतलब कि नॉन विजिबल कहना उचित नहीं है, एक तरीके से कहना ज्यादा हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के डेट में जो दुनिया को आगे के रास्ते पे ले जा रहा है और दुनिया को जो पीछे खाई में ले जा रहा है, उसके पीछे यही चारों फोर्स है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जितने पार्टिकल्स हैं ये सारे इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें थोड़ा सा अलग पड़ जाता है और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो शायद हम लोग इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, हम लोग भी तैरते रहते हैं हवा में। ठीक है, स्पेस में आप लोग कहते हैं ना कि ग्रेविटी नहीं होता है, सही बात है, और सन पे 1/6। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, बहुत ही आप लोग आसान भाषा में इसको समझिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इसको इजी वे में आपको बता दूं। ठीक है, और पता भी नहीं चल पाए कि ये इतना टफ है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी वे में इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, और ये कैसा है, ये सारे नेचुरल फोर्सेज है। ये कैसे सारे नेचुरल फोर्सेज, आज जितने भी वॉर हो रहे हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये सब, ये सारे इसी का देन है, यही तीनों का। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एआई बैठे बैठे मोसाड अपना काम कर दिया ईरान के लिए। विथ न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन और भी जितने भी आपके जो न्यूक्लियर बेस इक्विपमेंट बन रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, वो सारे यही 3 पे डिपेंडेंट है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, एक एक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आप सब, हम लोग जितने भी पेड़ पौधे, लिविंग थिंग्स जितने हैं, जीव जंतु, सब लोग इसको फील करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। समझिए, मान लीजिए ये 2 मास है, बड़ा कर लेते हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट है, M1 है और M2 है, और इसके बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, F। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो जो नियम कहता है कि ये जो 2 मास है, ये फोर्स होगा
ये दोनों के प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का समानुपाती होगा, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये जो आपका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और रेडियस आपका कितना होगा, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, अगर f इक्वल टू मान लीजिए कुछ कांस्टेंट 1/r² कर लें, अगर f इक्वल टू अगर f हम लोग ले रहे हैं 4, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/r², और r² कितना हो जाएगा 1/4, r इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1/2, यानी क्या होगा, अगर आप 4 ले रहे हैं तो कितना हो गया, ये आधा हो गया। अगर आप 4 गुना फोर्स ले रहे हैं तो कितना, लगभग 8 गुने का है। अगर देखा जाए तो कितना, ये 8 गुना, क्योंकि जब हम एक आधा को डबल करेंगे तो 1 आएगा, और 4 है, अगर इसको अगर हम डबल 4 अगर 4 दूना 8 बार तब ना 1 हुआ, तो अगर 1/2 1 है तो 4 कितना होगा, 8 ही होगा ना। तो ये 8 गुना ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये जो आपका फोर्स होता है, ये तो आपका रिलेशन है, और ये रिलेशन को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो ये कितना हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r², और ये जो F है वो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं m1 m2/r², और ये जो g का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 kg न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है। ठीक है, ये जी होता है, ये जी क्या होता है आपका, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या आपका, ये एक तरीके का एक्सेलरेशन, ये क्या आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका क्या है एक्सेलरेशन, और ये जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको रफली हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तो एक चीज क्लियर होगा कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो भी पृथ्वी के द्वारा बल लग रहा है, वो सारा बल क्या है, अर्थ के द्वारा। अर्थ के द्वारा जो जितना बल लग रहा है वो क्या होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 × m2 1/r², ये g है, g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये g आपका एक्सेलरेशन है, और ये g आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षणीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, और ये क्या आपका गुरुत्वाकर्षण आपका त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग समझ लेते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट 1904 में, ठीक है, किया जब, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को से जब ये बम्बार्डमेंट किए तो क्या हुआ, गामा रे जो हुआ वो सीधे निकल गया। ठीक है, जो इधर मान लीजिए हम पॉजिटिव प्लेट रख लेते हैं, ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं, निगेटिव प्लेट रख लेते हैं, तो जितना भी अल्फा रेज है वो इधर गया, और बीटा रेज है वो किधर गया, इधर गया। ठीक है, इसको समझिए आप, इसको रेडियो एक्टिविटी में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, मॉडर्न फिजिक्स या तो
केमिस्ट्री में फिजिकल वाला पोर्शन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये निकल के सामने आया, ठीक है। तो वही आपका बीटा डीके है न्यूक्लियस का, ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो कुछ भी। इसका जो रेंज होता है, वो जो ऑर्डर है, ये कितना मीटर तक अप्लाई होता है, 10⁻⁻16 मीटर तक होता है, ठीक है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो अप्लाई होता है, जो फोर्स का फॉर्म है, ये तो होता है डिस्टेंस। ये आपका शो कर रहा है क्या है, डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस के बीच में आप बता दीजिए 10⁻16 मीटर कितना छोटा, हम लोग मतलब कि विजुलाइज भी नहीं कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कितना होता है, वो कितना टाइम्स ग्रेटर होता है, वो 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो अगर पूछा जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सिंपल सा फंडा है, वहां पे हम लोग मास लिए थे, यहाँ पे चार्ज ले लेंगे, Q1 Q2 दो चार्ज ले लेंगे, और उसके बीच का ये रेडियस r है, ठीक है। और सेम होगा F = Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ पे आपका हो जाता है 1/ε0, ठीक है। और ये आपका जो इसका जो वैल्यू होता है, और ये आपका निकल करता है 9 × 10⁹, ये आपका न्यूटन करके आता है, आपका ये फोर्स आता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर अरेंजिंग ऑर्डर में लास्ट में इसको अरेंज करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या डिफरेंस है। जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो सिंपल फिनोमेना है, ठीक है, जब अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस समय का है, और वो एक सिंगल प्रोसेस है। लेकिन ये जो है बेसिक डिफरेंस समझिएगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन ये क्या है, दो प्रोटॉन एक साथ हो या तो दो न्यूट्रॉन एक साथ हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ध्यान से बात सुनिएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन एक साथ होगा कभी भी, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा एक साथ, या तो दोनों एक साथ होगा, या तो ये दोनों एक साथ होगा, या तो दो प्रोटॉन होगा एक साथ, या तो दो न्यूट्रॉन होगा एक साथ, या तो प्रोटॉन होगा नहीं तो न्यूट्रॉन होगा। इस केस में आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमेशा कंडीशन अप्लाई है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए, कि ये पार्टिकल क्या है, हमेशा एक दूसरे से क्लोज। इफ पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, एक साथ हो तब कौन, ये तीनों में से कोई एक, या तो दोनों एक साथ ही हो, या तो ये दोनों एक साथ हो, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हो, उस केस में आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। और इसी का देन है पाई मेसन। जो आज के डेट में जितने भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और जो भी हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव वे में ले रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ही देन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो कितना होता है? 1 फर्मी। वो कितना होता है आपका? 1 फर्मी के बराबर होता है। तो पूछ सकता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन एक साथ जब होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका? 10⁻⁻15 मीटर या आप 1 फर्मी। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि ये जितना भी फोर्स है इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। किसमें? ग्रेविटेशनल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये चीज ध्यान रखना है। ये वीवीआई टर्म्स है, मैं जो लिखा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। दूसरा क्या है? इसका रेंज क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट है। इसका रेंज क्या है? सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है। ये कभी भी न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये कभी भी न्यूक्लियन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे पे इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये हमेशा एट्रैक्टिव होता है नेचर में। ये क्या होता है? हमेशा एट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये चारों फोर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये चारों के बीच में जो रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा, ये सीरीज कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ये चारों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही कंक्लूड पॉइंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी पेज पे, ठीक है। और प्रॉपर इसका नोट्स मैं जितना करा रहा हूं आप एक बहुत ही कंसाइज शॉर्ट नोट्स हो जाएगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर पे देखिए, मैं पूरा फिजिक्स और पूरा जनरल साइंस और आपको मैं जितना भी टॉपिक्स है जनरल स्टडीज का मैं आपको कराने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और भी आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं, ठीक है। तो आइए देखते हैं चारों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर लें तो इसके बीच में एक रिलेशन है, जो रिलेशन आपके सामने है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके का आपको डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख के रख लें। ग्रेविटेशनल फोर्स 1, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38। ये तो हो गया इसके बीच का जो फोर्स का कोरिलेशन है। ये ध्यान रहेगा, कभी भी कोई एग्जाम में आप गलत नहीं कर सकते हैं। और यहां से आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, चाहे तो आप ये ऐसा रिलेशन भी कर ले तो एक और चीज आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज से पहले हम बात करते हैं कहां कहां पे ये एप्लीकेबल है। तो ये आपका एप्लीकेबल है, ये आपका जो एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट पे लगता है, सारे ऑब्जेक्ट पे लगता है। प्रकृति में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हो उस सब पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है? वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब पे, ठीक है। और बहुत सारे जो पार्टिकल्स है जो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहां लगता है? चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। जैसे जो
पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लगता है, चार्ज पार्टिकल पे ही लगेगा ये। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियॉन्स पे लगेंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर बेस पे है वो सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये आपका रिलेशन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज की बात कर ले तो ये आपका रेंज है एफ ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स है कितना 10⁻16 मीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बहुत ज्यादा है, ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है 10⁻15 मीटर है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये ग्रेविटी जो फंडामेंटल फोर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो लगभग यहाँ से क्लियर हो गया होगा। शायद इससे बाहर से आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे कुछ एडिशन ऑफ फोर्स और कुछ आपका मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिक्स का जो पार्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और भी जो प्रॉपर्टीज है फिजिक्स के और जो चैप्टर उसको हम लोग कल से प्रोसीड करेंगे। लेकिन पहला जो आपका कल टॉपिक होगा वो फोर्स से रिलेटेड आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। आप लोग ऐसे ही चैनल बने रहे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जिनका लेक्चर छूट गया हो शुरू से जाके देखें, और मैं सारे लेक्चर को एक दूसरे से कोरिलेट करते चल रहा हूँ। थैंक यू।